शादी का लहंगा चोली। रामपुर नामक गांव में राम किशन अपनी बेटी सिया के साथ रहता था। सिया की माँ का सिया के जन्म से पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से ही सिया को अपनी माँ की कमी बहुत खलती थी। सिया की देखभाल के लिए राम किशन ने सुचिता नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। देखो सुचिता, मैंने तुमसे शादी इसलिए किया है, सिया को उसकी माँ की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तुम उसे कभी भी माँ की कमी होने मत देना। मैंने इस घर की आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। तुम्हें इस घर में कभी किसी चीजों की कमी नहीं होगी, यह मेरा वादा है तुमसे। इसलिए तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिया जितनी आपकी बेटी है, सिया उतनी मेरी भी बेटी है। उसे मैं कभी भी माँ की कमी नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए जी। और ऐसे ही कुछ वर्ष और बीत जाते हैं और अब सुचिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुचिता ने उसका नाम प्रीति रखा और अब प्रीति के आ जाने के बाद सुचिता पर उसकी माँ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देती है और अब वह सारा प्यार अपनी बेटी प्रीति पर ही लुटाती थी। अब सुचिता घर की नौकरानी की तरह सिया से व्यवहार करने लगी। एक दिन सिया से कहती है, सुन, घर का सारा काम तू करेगी क्योंकि मुझे बेटी पर ध्यान देना होता है। झाड़ू पोछा से घर का सारा काम तक तुम करेगी। आ गया बात समझ में? लेकिन माँ, मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। अच्छा, अब महारानी को घर का काम नहीं आता? तू खाना तो बहुत अच्छी तरह से खा लेती है, तो काम क्यों नहीं करेगी? सुन महारानी, ज्यादा फालतू के बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना मैं तुझे अभी थप्पड़ लगा दूंगी। और हाँ, घर का सारा काम तो तुझे ही करना है, चाहे तू जैसे भी कर। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा घर का सारा काम करने में लग जा। माँ की ये सब सुनकर सिया चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। सिया को इस तरह से काम करता देख राम किशोर अपनी पति सुचिता के पास जाता है। सुचिता, मैं क्या देख रहा हूँ? सिया बर्तन धो रही है। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम मेरी बेटी से घर का काम करवाओ। हाँ तो क्या हो गया? लड़की जात है, घर का काम नहीं करेगी तो क्या करेगी महारानी? अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही पड़ी है तो आप अपनी बेटी को लेकर निकल जाइए इस घर से, क्योंकि आपने शादी से पहले आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम से की थी और अब मैं धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। अगर आप दोनों बाप बेटी को इस घर में रहना है तो आपको नौकर और बेटी को नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। ये सब सुनकर राम किशोर चुप हो जाता है और वो अपनी बेटी को घर का सारा काम करते हुए अपनी नजरों से देखता है और वो अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुचिता अपनी बेटी प्रीति को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। माँ, घर का सारा खाना खत्म हो गया है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या आप प्रीति के प्लेट से मुझे थोड़ा सा खाना देंगे? नहीं, अभी तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अभी मेरी बेटी प्रीति खाना खा रही है और उसके बाद मैं खाऊंगी। उससे बच जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। इस कमीनी को जब देखो मेरे खाने पर नजर लगाए रखती है। सिया भूख के मारे रोने लगती है और वो भूख से उस थाली में थोड़ा सा खाना बचने का इंतजार वहीं कर रही थी। ये ले, खा ले, हम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया और अब तू भी अपना पेट भर ले, तू भी एक समय याद रखेगी। इसके बाद प्रिया खुशी खुशी वह खाना खाने लगती है। इसी प्रकार कुछ साल और बीत जाते हैं और अब सिया और प्रीति बड़ी हो जाती है। सिया बचपन से ही सुंदर एवं समझदार थी और वह बड़े होने पर और सुंदर दिखने लगती है और वह बहुत खूबसूरत लगने लगती है। प्रीति भी सुंदर थी
लेकिन सुचिता के लाड़ दुलार ने उसे बिगाड़ दिया था। प्रीति हरदम से मूवी जाती, थिएटर जाती और आवारा लड़के के साथ घुमा करती थी और वह घर लौटती तो अपनी माँ के साथ मिलकर सिया पर अत्याचार करती थी। एक दिन प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ आज घर पर कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए उस नौकरानी से कहकर कुछ खाना बनवा लेना, क्योंकि मेरे फ्रेंडों में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे तू चिंता क्यों करती है, सब हो जाएगा। सुचिता सिया से कहकर प्रीति के फ्रेंडों के लिए ढेर सारा पकवान बनाती है और शाम को प्रीति के फ्रेंड घर आते हैं। प्रीति के एक फ्रेंडों में लड़का था राज, जो कि एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश में था। राज को जिन जिन खूबियों वाली लड़की चाहिए थी वो सारी खूबियाँ उसे सिया में दिखाई देती है। राज प्रीति से बोलता है, अरे प्रीति ये लड़की कौन है, ये तो बहुत सुंदर है। अरे ये बहन जी ये तो काम वाली की बेटी है और तुम इस पर ध्यान मत दो, हम लोग अपनी बातें करते हैं। कोई बात नहीं है प्रीति, मुझे वही लड़की पसंद है और मुझे उसी लड़की की तरह हर समय से तलाश थी, पर अफसोस मेरे पिताजी कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अच्छा प्रीति तो अब हम चलते हैं। ये सुनकर प्रीति को बहुत हैरानी होती है कि राज सिया से शादी करना चाहता है। वो ये बात अपनी माँ को बताती है, माँ क्या आपको पता है मेरा फ्रेंड राज इस सिया से शादी करना चाहता है और वो राज इस शहर का सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने सिया को इस घर का नौकरानी बताकर बात वहीं पर खत्म कर दी। अरे वाह मेरी बेटी, कितनी समझदार हो गई है आजकल तू, और तू बिल्कुल अपने माँ पर गई है। एक दिन राम किशन सुचिता से कहता है, सुनो सुचिता, मेरे दोस्त में सिया के लिए रिश्ते लेकर आए हैं और वो लोगों को सिया बहुत पसंद है, मैं क्यों ना उनका शादी उनसे कर देता हूँ। हाँ हाँ करवा लेना, पर मैं उसकी शादी में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली। हाँ हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ बचा है तो उन्हीं से तो अपनी लाडली की शादी कर लेना। मैं तो अपनी बेटी प्रीति के लिए सारे पैसे जोड़ कर रखी हूँ और मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँगी। कोई बात नहीं है सुचिता, मैं उसकी शादी उसकी माँ के बचे जेवर से बेचकर कर दूंगा और तुम रखो अपनी दौलत अपने पास, एक दिन यह दौलत तुम्हें बहुत बुरा करेगा। इतना बोलकर राम किशन वहाँ से चला जाता है। बहुत ही जल्द सिया की शादी का डेट फिक्स हो जाता है और अब सिया बहुत खुश थी, लेकिन सुचिता इतनी आसानी से शादी कैसे होने देती। लेकिन जो जेवर उसके माँ के पड़े थे वो सारी सुचिता ने चुरा लेती है और अभी सारा कुछ लाना बाकी ही था। इधर सुचिता अपने कमरे में आकर अपनी बेटी से कहती है, अब देखती हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी, बड़ा आया शादी करने वाला हूँ। शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत उसके जोड़े के होती है और अगर लहंगा नहीं आया तो उसकी शादी कैसे होगी। अगले दिन खुशी खुशी राम किशन अपने बेटी सिया से कहता है, बेटा अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए लहंगा खरीदने जाना है और माँ की जो आखिरी निशानी बची हुई है उन्हें ही बेचकर तुम्हारा शादी का सामान लेना पड़ेगा। और अब चलो बेटी। राम किशन जैसे ही जेवर लेने जाता है तो वहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राम किशन वहाँ सोने नहीं पाकर बहुत दुखी होता है। अरे नहीं, मेरी बेटी के लिए अब लहंगे कैसे आएंगे और उसकी शादी कैसे होगी। परेशान होकर राम किशन सिया को सारी बातें बताता है। बेटा अब मुझे जेवर कहीं नहीं मिल रहा और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी के लिए 1 रुपया तक नहीं देना चाहती। सिया अपने पिता को परेशान देखकर वो भी बहुत दुखी होती है और वो अपना मन शांत करने के लिए नदी किनारे चली जाती है और वो अपनी माँ को बहुत याद करती है। उसी नदी किनारे उसे एक बुढ़िया काफी देरों से देखी जा रही थी। सिया को इतना परेशान देखकर बुढ़िया उसके पास आती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हें काफी देरों से देख रही हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। और सिया उन्हें सारी बातें बता देती है। बेटी तुम यहीं रुको, मैं
भी तुरंत आई और बुढ़िया अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है और वहाँ से लहंगा चोली लेकर आती है और वो खूबसूरत लहंगा चोली सिया को दे देती है। बेटा ये लो, तुम इसे रख लो। बेटा ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है जिससे तुम अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकती हो। इससे तुम अपनी सारी जरूरतें की सामान पूरी कर सकती हो। क्या दादी अम्मा सच में ये जादुई लहंगा है? पर दादी आपके पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आया? बेटा मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। मुझे वरदान मिला है कि कोई भी अनाथ एवं गरीब लड़कियों की मदद करने, इसलिए मैं तुम्हें इस लहंगे से मदद कर रही हूँ और अब तुम्हें इस लहंगे की मदद से कभी किसी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और सिया उस जादुई लहंगे को लेकर खुशी खुशी घर चली आती है और अपने पिता को सारी बातें बता देती है और उसके पिता भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। बेटा उसे तुम भगवान का रूप समझो, वह हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए थे। और अब सिया का शादी खुशी खुशी हो जाता है और सिया अपने पति पंकज को देखकर बहुत खुश थी। राम किशन की आंखें बहुत नम थी क्योंकि उनकी प्यारी बेटी की शादी हो रही थी और वो हंसी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है और उसे शादी करके विदा कर देता है। और इधर इतना कोशिश करने के बाद भी सुचिता और प्रीति उनकी शादी नहीं रोक पाते हैं और वो बस मुंह लटकाए देखते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।